अब ये 5 राज्यों के, मुझे ऐसा लग रहा है, और बहुत सारे भी ऐसे जो चीजों को समझने वाले या समझने की कोशिश करने वाले लोग हैं, उनको ये लगता है कि प्रधानमंत्री जी को भनक लग गई है कि ये राज्यों के चुनाव में क्या होने वाला है। आपको क्या लगता है? देखिए मयूर जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये चुनाव में कोई नेक टू नेक फाइट नहीं है, क्लोज फाइट नहीं है। मुझे ऐसा लगता है एक तरफा है चुनाव, पांचों चुनाव एक तरफा है। यह भी नहीं है कि तेलंगाना में अलग रिजल्ट आएगा, छत्तीसगढ़ में अलग आएगा, मध्य प्रदेश में अलग आएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है एक तरफा चुनाव है, क्लियर मैंडेट है, और यह क्लियर मैंडेट ऐसा है कि जिससे दल बदल ना हो सके, विधायकों की खरीद फरोख्त ना हो सके, ऐसा रिजल्ट आने वाला है। अब इसके सोचने के कारण क्या है? देखिए, जो बाकी विश्लेषक गलती करते हैं, वो एक साल पहले जितने चुनाव हुए थे उनसे आज के चुनाव जो होने वाले हैं उनकी तुलना करते हैं। 14 महीने के पहले का परिदृश्य बिल्कुल अलग था। राहुल गांधी की कोई इमेज नहीं थी। राहुल गांधी को कोई नेता मानने को तैयार, फुल टाइम पॉलिटिशियन मानने को तैयार नहीं था। और मोदी जी का क्योंकि कोई विकल्प नहीं था, तो सब मोदी जी के पीछे उनकी प्रशंसा करते थे। ये 14 महीने पहले की स्थिति थी। लेकिन जैसे 14 महीने में राहुल गांधी ने अपने को जनता के सामने प्रस्तुत किया, तो एक तो, और जो उनकी स्ट्रेटेजी थी, सब गरीब लोगों से, मध्यम वर्ग से घर जाके मिलना, उनको घर में मिलाना, जो मोदी जी नहीं कर पाए, तो एक तो जो राहुल गांधी की इमेज थी वो बहुत इंप्रूव हुई। ये तो एक, और इसका परिदृश्य जो आपको दिखाई पड़ा वो हिमाचल प्रदेश में और कर्नाटका में दिखाई पड़ा। तो अगर आपको चुनाव के डायरेक्शन का अनुमान लगाना है तो आपको लगाना पड़ेगा कर्नाटका से और हिमाचल प्रदेश से। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में लोग कहते हैं कि चुनाव बड़ा बराबरी का है, 1-आधे% का डिफरेंस है। वो गलत करते हैं, फिर गलत करते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव से बीजेपी के 25% वोट कम हुए हैं। माने करीब 70-75% वोट लोकसभा में मिले थे हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को, और वो अब बराबर 41-42% पे दोनों के, बीजेपी कांग्रेस के आ गए। इसका मतलब कितने वोटों की गिरावट हुई और कितने वोट बढ़े, ये परिलक्षित करता है कि ये जो स्थिति है जिसका हमको देखना चाहिए वो 14 महीने के परिदृश्य में देखना चाहिए, न कि पिछले 2014 से या 19 से या 2018 से। दूसरी बात देखिए, राजस्थान के अंदर जो ये चिरंजीवी योजना है, आप मयूर जी खुद सोचिए, किसी भी मध्यम वर्ग के या निम्न वर्ग के आदमी में सबसे बड़ा बोझ मैं मानता हूं। मैं 70,000 रुपए साल का प्रीमियम देता हूं 6 लाख के मेडिकल इंश्योरेंस के लिए, और इस 6 लाख के इंश्योरेंस में भी मुझे कितने का क्लेम मिलेगा ये मुझे नहीं पता। और नहीं हर पता। साल में 70,000 का प्रीमियम, अभी तक करीब 10 लाख रुपए में इंश्योरेंस कंपनी को दे चुका हूं, फायदा 1 लाख रुपए का उठाया है। इसका मैंने 15-20 लाख रुपए इंटरेस्ट सहित में इंश्योरेंस कंपनी को दे चुका हूं। अगर सरकार ये कर दे, मान लीजिए हरियाणा में, पूरे देश में, कि आपको 50 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा 1,000 रुपए साल के प्रीमियम पर, मेरे 5,000 रुपए महीने बच जाएंगे। दूसरा मयूर जी सोचिए, एक गरीब आदमी को जो दिन में 300 रुपए कमाता है, अगर उसे 8 रुपए की भरपेट थाली मिल जाए, जो राजस्थान में मिल रही है, 17 रुपए गवर्नमेंट दे रही है, 8 रुपए आदमी दे रहा है, 8 रुपए मिल जाए, 4 का भी परिवार है, 30 रुपए पर डे, 1,000 रुपए महीने में 4 आदमियों का परिवार भरपेट खाना खा सकता है, और अच्छा पौष्टिक खाना खा सकता है। छत्तीसगढ़ के अंदर धान का जो दाम मिल रहा है वो 2,500 रुपए मिला है, मध्य प्रदेश के अंदर 1700-1800 रुपए मिला, 700 रुपए पर क्विंटल, और इसका मतलब 30% का इंक्रीमेंट। अगर आपको किसानों की आमदनी डबल करनी है तो देखिए दो ही तरीके हैं, या तो जो एमएसपी है उसको डबल कर दीजिए, या इनपुट कॉस्ट को आधा कर दीजिए। बिल्कुल। इनपुट कॉस्ट तो बढ़ती जा रही है और सेलिंग प्राइस कम होती जा रही है। तो अगर आप धान का दाम 30% उन्होंने बढ़ा दिया तो किसान की आमदनी बाकी प्रदेशों की तुलना में 30% बढ़ गई, मोटा मोटा।
तो देखिए एक चीज होती, अच्छा फिर अब मोदी जी ने कह दिया राजस्थान में हम 450 रुपए का सिलेंडर देंगे। अरे मैं हरियाणा में रहता हूं, मुझे 450 का क्यों नहीं मिलेगा? सर, ये तो हमारी गुजरात की जनता पूछ रही है कि हम तो 27 साल से भाई साहब आप ही को सर पे बिठा के चल रहे हैं, हमको तो दीजिए ये 400 रुपए की 450 का सिलेंडर। हमारे यहाँ तो मिल नहीं रहा है वो। तो ये तो है, बहुत सही बात। जी कंटिन्यू कीजिए प्लीज। नहीं नहीं, देखिए वो जुमला फिर अमित शाह कह देंगे बाद में कि वो तो जुमला था। देखिए जुमला। जनता को वास्तविकता में अगर मेरे को कुछ ऐसी चीज, अच्छा लोग ये भी पूछते हैं कि अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी अगर आप 450 का सिलेंडर दे देंगे, अगर 2500 का धान खरीद लेंगे। अरे जब 14 लाख करोड़ के बड़े बड़े पूंजीपतियों के लोन माफ करते हो हिंदुस्तान से भाग जाते हैं, उनकी कंपनियां सिक हो जाती हैं और वो बड़े बड़े आलीशान कोठियों में रहते हैं। अगर मैं प्रधानमंत्री मयूर जी बन जाऊं और आप अगर मुझे बनवा दे और मोदी जी कहें कि नहीं मुझसे नहीं संभल रहा स्वामी जी आप प्रधानमंत्री बन जाइए, मैं जितने बड़े बड़े पूंजीपति हैं इनके घर की और जाके कहूंगा ये 50-50, 100-100 करोड़ की कोठियों में तुम रहते हो और इनकम टैक्स देते हो 50,000 रुपए साल का, अगर 50 लाख का दंड 1 घंटे के अंदर नहीं किया तो जेल ले जाऊंगा। और देश की गरीब जनता को और मध्यम वर्ग को बिल्कुल भूखा नहीं रहने दूंगा। जैसे 5 ड्रेस मोदी जी बदलते हैं, 5 ड्रेस तो नहीं, रोज 1 ड्रेस जरूर गरीब आदमी बदलेगा, ये मैं बिल्कुल आपको विश्वास दिला सकता हूं। देखिए अमीरों के लिए देने में तो कॉर्पोरेट टैक्स कम कर देते हैं, जीएसटी बढ़ा देते हैं, किसान के ऋण माफ होते हैं, आप हल्ला मचाते हैं, और बड़े लोगों के ऋण माफ होते हैं। आपने किसी बड़े पूंजीपतियों को सड़कों पे घसीटते हुए देखा है पुलिस को? जिनके लाखों करोड़ों माफ हुए हैं उनके तो ऋण माफ कर देते हैं, और बेचारा एक गरीब आदमी 1 लाख रुपए के ऋण के लिए या तो सल्फास खाता है या पेड़ पे लटक जाता है। तो ये क्या, ये हमारे जैसे देश में, भारत जैसे देश में, महात्मा गांधी के देश में, ये हिंदुत्व के देश में, ये भगवान श्री राम और कृष्ण के देश में ये शोभा देता है कि जो बड़े बड़े कोठियों में रहने वाले लोग हैं, बड़ी बड़ी कारों में घूमने वाले लोग हैं, उनके तो सारे ऋण माफ हो जाएं, उनके तो सारे दोष मुक्त हो जाएं, और एक गरीब आदमी, आप जेलों के अंदर जाए 50% लोग जेल के अंदर ऐसे हैं जिनके लिए जमानत देने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए जेल के अंदर पड़े हुए हैं, और बड़े बड़े करोड़पति मर्डर करके बाहर घूम रहे हैं। एक तो हमारे उत्तर प्रदेश के सिंह साहब है जो घूम रहे हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य, तो अब तो देखो, वैसे आश्चर्य तो उस स्थिति में से मैं बाहर निकल चुका हूं, तो आश्चर्य तो नहीं होता है, लेकिन अभी अब तो हंसी आती है मुझे। ये बहुत सारे जो चरण चाटुकार हैं, जो अंधभक्त हैं, जो जो समझना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको समझना है ही नहीं, वो ऐसी दलीलें भी दिया करते हैं कि 450 रुपए की भी आप जो है वो सही बात बताएं। 400, अब भाई आप जाके देख लीजिए राजस्थान में जो बैनर लगे हैं उसमें कहीं उज्ज्वला योजना का नाम नहीं लिखा है, उसमें ये लिखा है कि 450 रुपया सभी को सिलेंडर मिलेगा। अब क्या करें, अब जो जिनका जिनका जिगर जो है, मतलब जिसकी आत्मा जो है वो बिक चुकी है, मर चुकी है, ऐसे लोगों को क्या कर सकते हैं? वहां कोई उल्लेख नहीं है, स्पेसिफिकेशन नहीं है कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को ही 450 में मिलेगा, कह रहे हैं सबको मिलेगा। और अगर आपकी बात मान भी लें, उन जो चरण चाटुकार है उनकी बात मान भी लें कि चलिए उज्ज्वला वाले को मिलेगा, तो भाई यहाँ पे तो दीजिए। गुजरात में, गुजरात के लोगों ने तो आपको 27 साल से सर पे बिठा के रखा हुआ है, आप उसी ताकत पर तो पूरे देश में राज कर रहे हैं, तो यहाँ तो दे दीजिए। राजस्थान में दे रहे हैं तो यहाँ देने में क्या प्रॉब्लम? आपकी बात, मतलब वो जो जो चरण चंबुक है उनकी बात मान भी लेके चले, लेकिन वो अब ये है कि सर जो सच देखना ही नहीं चाहता है तो उसके बारे में क्या बात करेंगे। खैर, पर एक सवाल एक और मन में खड़ा होता है स्वामी जी, कि जैसे आप कह रहे हैं कि भाई चलिए, आपको लगता है, मुझे भी लगता है, ऑलमोस्ट जो लोग जमीन से देख रहे हैं चीजों को, उनको लगता है कि इसमें बड़ी मुंह की खानी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को, मोदी साहब का एक सेटबैक होगा, ऐसा लग रहा है कि, तो अगर ये हो गया तो मोदी साहब की अपनी जो हैसियत है, 2018 का मामला अलग था, ये कालखंड अलग है सर। इस कालखंड में अगर ये सेटबैक मिलता है तो उनकी खुद की अपनी हैसियत विद इन द पार्टी आप कैसे देखते हैं, क्या रहेगी? नहीं, बीजेपी पूरी तरह से टूट जाएगी और बीजेपी कई पार्ट में डिवाइड होगी, और बीजेपी के बड़े बड़े नेता इस चीज का वेट कर रहे हैं और बल्कि कोशिश भी कर रहे हैं। वो अलग अलग पार्टी बना के इंडिया अलायंस से जुड़ जाएंगे, और आपने इसकी सुगबुगाहट सुन भी ली होगी।
देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले ये घोषणा की गई थी कि दिवाली होली में एक एक सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। मिला क्या? नहीं। तो जुमला निकला। देखिए, अब जुमला जीवी अब नहीं चल रहा है। अब इस समय लोग समझ गए हैं। अच्छा, एक तो क्या हुआ है वास्तविकता में, आपने अल्पसंख्यकों को एकजुट कर दिया है बीजेपी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ। जी। पहले अगर 2-4% लोग ऐसे होते थे अल्पसंख्यक जो वोट देने न जाते, इस इलेक्शन में 1-2 आदमी ही ऐसे नहीं होंगे जो वोट देने नहीं गए होंगे। पहला, मैंने सिखों की प्रतिक्रिया देखी है। सिख कहते हैं कि भैया अगर तुम लोग हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो हम लोग कहां जाएंगे? तो हम कहाँ जाएंगे? सही है। अच्छा, अच्छा, हिंदुओं को भी ये समझ में आ गया, ये मूर्ख बना रहे हैं। भाई अगर देश को आगे बढ़ना है तो कोएग्जिस्टेंस में तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे हिंदू बच्चे क्रिश्चियन मुसलमान देशों में रहते हैं और वहां बड़े बड़े पदों में है। तो अगर उनकी प्रतिक्रिया हुई तो उसको कौन झेलेगा? मेरा खुद का बेटा रहता है विदेश में। तो अगर इसकी प्रतिक्रिया शुरू हुई तो क्या होगा? सब वापस हिंदुस्तान आ जाएंगे। तो मोदी जी तो हिंदुस्तान के बेरोजगारों को नौकरी नहीं दे पा रहे, जो विदेश से लौट के आएंगे उनको कैसे नौकरी देंगे? तो देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है और बीजेपी पूरी तरह से टूट जाएगी। टूट तो गई है। दे आर जस्ट वेटिंग फॉर 3 दिसंबर टू कम, और 3 दिसंबर को उसके बाद आप बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया देखिएगा। बात सही है आपकी, बात सही है आपकी। मुझे लगता है कि हमने वो सब मुद्दों को छू लिया, जो दो बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे थे, हमने उसको छू लिया है, कि स्पर्श किया है, टच किया है, और हमारे जो दर्शक है उनको ये समझाने की कोशिश की है कि भाई एक, चुनाव के बाद, परिणाम के बाद क्या हो सकता है, इसकी बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी, बहुत बड़ी संभावना है। और दूसरी बात कि और ये बताना भी बहुत जरूरी है कि अब मुसलमानों ने इतना लंबा एक दौर चला है शासन का, तब भी हिंदू जो है खत्म नहीं हुए, तो अब कैसे हो सकते हैं? मतलब कि आप ईसवी सदी में आ जाइए, 900 में जो पहली बार मोहम्मद घोरी का आक्रमण हुआ था, मेरे ख्याल से शायद 900 या कुछ था, उसके बाद फिर आक्रमण होते रहे, फिर तो सल्तनतें बनी, फिर तो सदियों तक चली, उसके बाद भी जो है हिंदू खत्म नहीं हुए। तो अब हिंदू कैसे खत्म हो सकते हैं? कोई कोई थोड़ी भी सोच और समझ वाला अगर हो तो उसको समझ में आ जाएगा, अगर उसकी विवेक बुद्धि और उसका मानस जो है वो सही में संचालित और संचारित हो रहा हो, तो उसको समझ में आ जाएगा कि हिंदू खतरे में है, लेकिन हिंदू से है। हिंदू खतरे मुसलमानों से नहीं है। तो वो जो आपने कहा ना कि वो हिंदू जो कि फर्जी है, वो, और वो हिंदू जो कि असली है, जो भी सनातन कह दे हम, सनातन की बहुत बड़ी, मुझे एक बार आपसे वो कार्यक्रम करना है, मेरी बड़ी बड़ी इच्छा है, सनातन को व्याख्यायित करना है स्वामी जी हमको, सनातन को बड़ी अच्छी तरह से, बिल्कुल फुल फ्लेज, चाहे वो आधा घंटा हो जाए, पौना घंटा हो जाए, उसको व्याख्यायित करना है। आप भी हैं, मैं भी हूं, मेरी भी थोड़ी बहुत छोटी समझ है, आपकी तो मुझसे बहुत बड़ी ज्यादा है। हमको इस देश के लोगों को ये बताना भी है कि सनातन है क्या, जिसकी बात जो है, ये टूटपूंजी है, जो केसरी वस्त्र धारण करके, या तो वो तिलक लगा के लोग जो बकवास करते रहते हैं, जिनको पता भी नहीं कि सनातन क्या है, वो, उस पर भी हमको एक एपिसोड करना है, ये पक्की बात है, और वो कभी खैर करेंगे। पर आज मैं यहाँ पे इस कार्यक्रम को संपन्न करना चाहता हूँ ये कहते हुए कि हिंदू खतरे में हो सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ वो फर्जी हिंदुओं से हैं, वो हो सकते हैं। बाकी मुसलमान बेचारे जो है, वो तो शासक थे, वो तो सदियों तक शासक थे, तब भी हिंदू खत्म नहीं हुए, तो अब क्या होगा कोई खत्म? तो ये समझना इस देश की जनता को बहुत जरूरी है। और दूसरी बात कि बार बार पाकिस्तान भेजने की बात, मतलब पाकिस्तान खत्म हो चुका है, पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं बची है, वो कब पूरी तरह से टूट के बिखर जाएगा, उसको भी खुद को पता नहीं है। वहां वो, हम उसको बढ़ चढ़ के बड़ा बना रहे हैं। पाकिस्तान तो खुद खुश हो रहा है कि ये हमारा नाम अभी भी जो है जिंदा रख रहा है, क्योंकि हम तो खत्म होने की कगार पे, और हम यहाँ पे पाकिस्तान पाकिस्तान करते रहते हैं। तो ये भी इस देश की जनता को समझना चाहिए। और तीसरी बात ये है कि मुझे लगता है, अगर आप मुझे कहीं मेरी बात आपको टोकने लायक लगे, टोक दीजिएगा, क्योंकि समापन करने जा रहे हैं। तीसरी बात मुझे लगती है कि नरेंद्र मोदी साहब को अब ये समझ में आ रहा है कि वो जो दिया जो है वो फड़फड़ा रहा है, इसलिए फड़फड़ा है क्योंकि वो बुझने वाला है। उनकी राजनीति का जो दिया है, कहीं ना कहीं अब आगे समय, अब तो काल नक्की डिसाइड करेगा कि कब, लेकिन वो जो फड़फड़ाहट मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं बुझेगा। और देश की जनता, अब चाहे उनके भक्त हो या ना हो, सबको ये समझना पड़ेगा कि जिसका
आरंभ होता है उसका अंत भी होता है, कोई भी चीज हो, चाहे वो फिर विचार हो, व्यक्ति हो, संस्था हो, कुछ भी हो, और उसकी एक लिमिट होती है, उसके बाद फिर उसका समापन होना तय होता है। मैं संपन्न करूं उससे पहले अगर आप पे कोई टिप्पणी हो तो आप बता दीजिए। मैं मयूर जी केवल ये चीज कहना चाह रहा था कि अगर आप खुद सर्वे करें, प्राइमरी सर्वे करें, जिन्होंने पिछले चुनावों में बीजेपी को वोट दिया है, क्या उन्होंने अपना मन बदला है? आपको कम से कम 30% लोग मिलेंगे जिन्होंने अपना मन बदला है। जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया था, क्या उन्होंने मन बदला है? आपको एक भी आदमी नहीं मिलेगा जो मन बदला है। इसका मतलब यह है वोट शिफ्ट हो रहा है बीजेपी से कांग्रेस की तरफ, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जो एक आप देखते थे कि जो मोदी के विरोधी थे वो चुप बैठे थे, बोलते नहीं थे, हिम्मत नहीं थी उनमें बोलने की। जी जी। अब प्रैक्टिकली आप देखिए, चाहे सोशल मीडिया पे या ट्विटर पे देखिए, व्हाट्सएप पे देखिए, फेसबुक पे देखिए, जो मोदी समर्थक हैं वो डिफेंसिव हो गए हैं, वो ज्यादा बोल नहीं रहे, नदारद हो गए, गायब हो गए। और जो राहुल समर्थक हैं या मोदी जी के विरोधी हैं या देश को तोड़ने वालों के विरोधी हैं, वो एकजुट हो गए हैं और अपनी बात को बड़ी मजबूती से रखते हैं। और जी तीसरा जो आखिरी है, यूट्यूब चैनल्स की जो व्यूअरशिप है बढ़ रही है और मेन जो चैनल्स है उनकी व्यूअरशिप घट रही है। ये सारे द्योतक हैं कि देश एकता चाहता है, अखंडता चाहता है, मजबूती चाहता है, और धार्मिक विद्वेष के नाम पे जो प्रयास हुआ 10 साल में, इसे ऊब गया है और अब ये देश सहन नहीं करेगा। और मेरे ख्याल से जितना मोदी जी परेशान हैं, उनसे ज्यादा गौतम अडानी परेशान है। चलिए, ये भी हो सकता है, बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता है। तो यही था, आपने समय निकाला स्वामी जी, और मैं फिर से एक बार माफी मांगता हूं क्योंकि मेरी गलती है। गलती तो क्या, मतलब मेरी मजबूरी थी कि मुझे कहीं एक मेडिकल इमरजेंसी में पहुंचना था, तो मैं थोड़ा लेट हो गया, तो इसलिए कार्यक्रम 10-15 मिनट थोड़ा लेट हो गया। तो आप सबसे फिर से एक बार माफी मांगते हुए, पर इस कार्यक्रम में आपने जो विचार व्यक्त किए हैं स्वामी जी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।